अब जी। देखिए दूसरा प्रसंग मिलता है यहीं पर नर्मदा तट पर फूल सागर, मंडला के पास। फूल जी। सागर से लगभग 5.5 किलोमीटर दूर सहस्त्रधारा तीर्थ है। जी। यह स्थान बहुत रमणीक और दर्शनीय है। यहाँ नर्मदा जी विंध्य पर्वत को खोलकर कई धाराओं में बही है। तो कहते हैं कि राजा सहस्त्र बाहु ने अपनी सहस्त्र भुजाओं से नर्मदा जी का प्रवाह रोक लिया था। जी। जब जब उस समय क्या हुआ था कि जो दानवदास रावण थे वो ऊपर पर्वत पर भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे। ये तो जब नर्मदा जी की धारा रुक गई तो उसकी पूजन सामग्री सब बह गई। जी। जी। तब वो क्रोध में आकर सहस्त्र अर्जुन से युद्ध करने लगा। जी। परंतु वो इतने बलशाली थे कि उन्होंने रावण को अपनी कांख में दबाकर अपनी राजधानी ले गए। पुलस्त्य जी ने मतलब वहां आकर उसको मुक्त किया कराया था। जी। तो ये सहस्त्रबाहु की कथाएं हैं और क्रियाएं हैं। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन इन्हें वास्तव में एक धर्मात्मा राजा थे। उनका कुछ समय के लिए जरूर व्रत दैत्यों के कारण आसुरी प्रवृत्ति का समावेश हो गया था। जिससे जिससे उनकी भुजाओं का छेदन करके भगवान परशुराम ने बाहर निकाला था। यह चरित्र है भगवान विष्णु के आशीर्वाद को सत्य करने के लिए ही भगवान परशुराम के रूप में भगवान विष्णु ने अपने अंशावतार को भेजा था। इसमें किसी प्रकार का मतलब अतिशयोक्ति की गुंजाइश नहीं है। यहाँ तक जहाँ तक कार्तिक सहस्त्रार्जुन का प्रश्न है, आप मंडला में जाके देख लीजिए। मंडला में राज राजेश्वरी मंदिर है, किले के अंदर। किले के अंदर राज राजेश्वरी मंदिर के अंदर सहस्त्रार्जुन की प्रतिमा स्थापित है। सहस्त्रार्जुन की पूजा होती थी। जी। तो सवाल है कि सहस्त्रबाहु एक दुरात्मा राजा थे, यह कथन सत्य नहीं है। इनका संवत चलता है, यानी जी। दक्षिणी संवत ही हयाई वंश से संबंधित है। जी। दक्षिणी संवत 248 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है और इनके भारत के कई क्षेत्रों में इनका राज रहा है। 840 ईस्वी में इनका राज्य त्रिपुरी में रहा। त्रिपुरी जबलपुर के पास है, तेवर के रूप में विद्वान है। और जी। 840 से 1225 तक 300 लगभग 380 वर्षों में इनका राज्य सुचारू रूप से चलता रहा। इनके वंश में कभी आपस में भाइयों में या परिवार में किसी प्रकार का झगड़ा नहीं हुआ, संघर्ष नहीं हुआ। सब शांति से राज्य करते रहे। और जहाँ तक इस वंश के राज्य सब का सवाल है, सबसे उत्कृष्ट इस वंश की प्रतिष्ठा का प्रमाण ये है कि यहाँ पर मतलब 10वीं शताब्दी में देश का सबसे विशाल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। जो कि जबलपुर में भेड़ाघाट, काली तलाई, बेलहरी, तिगवा, चंद्राए और बुरही में उसकी शाखाएं स्थापित थी। जबलपुर के 64 योगिनी मंदिर में उस विश्वविद्यालय का आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित था। इस तरह इस वंश के राज्य की मतलब श्रेष्ठ परंपराएं स्थापित है। और इसके अलावा जो प्रश्न है, जो किसी भारत के किसी राजवंश में नहीं हुआ, वो इस वंश में हुआ था। जयपुरी के राजा खुद राज्य करते थे, राज्य की सुरक्षा करते थे। राज्य का की सुरक्षा के लिए मतलब सारे इंतजाम करते हैं, मगर राज्य की जनता की व्यवस्था मठ के द्वारा होती थी। इस मठ के जो गोलकी मठ कहते हैं, जो विश्वविद्यालय का संचालन करता था, उस मठ के प्रथम महंत सद्भाव शंभू थे। वो सद्भाव शंभू के ने एक श्लोक लिखा था। उस श्लोक का अर्थ ये है कि जब संस्कार से पत्थर को शिव रूप दिया जा सकता है, तो मृत को संस्कार के द्वारा शिव क्यों नहीं बनाया जा सकता है। यह कितनी बड़ी अवधारणा है। आप देखिए, आज जिसको हम दलित कहते हैं उसको त्रिपुरी के कल्चुरी समाज में दलित नहीं, समभाव का स्थान दिया गया था। मठ 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 के द्वारा सारी व्यवस्थाएं होती थी। प्रजा की शिक्षा, प्रजा का पालन पोषण सब मठ करता था। उनके जो क्या बोलते हैं, भोजन की प्रणाली थी, तो
वो भोजन की प्रणाली प्रणाली इस तरह थी कि एक पंक्ति में बैठकर राजा से मतलब अंतिम नागरिक तक मतलब भोजन ग्रहण करता था। किसी के बीच में जात पात का कोई भेदभाव नहीं था। जी 1220-25 तक इस मत के महान संत हुए हैं। अंतिम महान संत तो विश्वेश्वर शंभु थे। इनके कई ग्रंथ भी उपलब्ध हैं। जी तो विश्वेश्वर शंभु जो थे, वो जब चंदेलों ने त्रिपुरी पर हमला किया और त्रिपुरी में कलचुरियों का राज्य समाप्त कर दिया, तो वो दक्षिण में मतलब राजा गणपति के राजा के पास जाकर रहे थे। इनको, इन महंतों को उस समय देश के बड़े बड़े राजा उनके चरण वंदन के लिए लालायित रहते थे। तो सेंचुरी वंश का ये इतिहास अद्भुत रहा है। इस वंश के राजा लक्ष्मीकर्ण देव ने 1041 ईस्वी से 1071 ईस्वी तक राज्य किया। और आपको मालूम होना चाहिए कि एक 20 वर्षों तक, 2 दशकों तक संपूर्ण भारत पर उनका अधिकार हो गया था। जी सिर्फ राजस्थान का कुछ भाग और सिंध प्रदेश रह गया था। यानी ये है कि त्रिपुरी लगभग 20 वर्षों तक संपूर्ण भारत की राजधानी रही है। और इन्होंने बनारस में कर्णमेरु प्रासाद भी बनवाया था। नेपाल भी इनके राज्य के अंतर्गत था। तो इस तरह यह कलचुरी वंश जो है वास्तव में चंद्रवंशी क्षत्रिय होते हैं। और इनका संबंध चेदी राज्य से भी रहा है। चेदी राज्य में भी इनके वंशज ही राज्य करते थे। आपको मालूम होना चाहिए कि चेदी राज दमघोष भगवान श्री कृष्ण के फूफा लगते थे। उनको भगवान श्री कृष्ण की हुआ सुरसुरा का विवाह हुआ था। इस तरह मतलब है वंश का संबंध चेदी वंश से भी रहा है। इसलिए इस वंश को इस तरह की संज्ञा देना उचित नहीं है। जी।